जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 10th में जो साइंस का आंसर कर रहे हैं। हम लोग 2022 का सेट कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं। इसमें दोस्तों सेट हम लोग बीएन करेंगे। दोस्तों इसकी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री खत्म किया। आज लास्ट वीडियो में हम लोग इस सेट 5 बीएन के बायोलॉजी को भी खत्म कर देंगे। ठीक, तो बायोलॉजी में सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए जरा। सबसे पहला कह रहा है नौका का निम्न में से कौन ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो जानते तो हो आप, ऊर्जा का सिक्का, ऊर्जा का मुद्रा किसे कहते हैं? एटीपी को कहते हैं। किसको कहते हैं? एटीपी। तो आप लोग लिखोगे नौका का आंसर आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसका फुल फॉर्म है। ठीक है। निम्न में से कौन सा एक केवल जंतुओं में पाया जाता है? श्वसन देखो, इन लोग का केवल जंतुओं में पाया जाता है। तो श्वसन के लिए हम लोग भी करते हैं ना, तंत्रिका तंत्र, हार्मोन, वृद्धि। तो जंतु में केवल क्या पाया जाता है? जंतु में एक केवल तंत्रिका तंत्र एक ऐसा भाग है वो केवल जंतुओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? जंतुओं में। पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता है, जंतुओं में पाया जाता है। ठीक है, पेड़ पौधे भी श्वसन क्रिया करते हैं लेकिन उसमें तंत्रिका तंत्र नहीं होती है। तो जंतु में क्या होता है? तंत्रिका तंत्र। तो इसका भी कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? दूसरा। तो आप लोग कहोगे तंत्रिका तंत्र। क्या कहोगे? तंत्रिका तंत्र। नौका खा। इसके बाद मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया था? ये तो पता ही है, सभी भाली बात थी। मटर के पौधे पर मेंडल ने प्रयोग किया था। मटर के पौधे पर सटाइबम याद तो है। तो किस पर प्रयोग किया था? मटर के पौधों पर। कौन सा ऑप्शन? पहला ही ऑप्शन आपके पास सही हो गया। निम्न में से कौन सी एक परत परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी से आने से रोकती है? तो कई बार पढ़ाया है, अल्ट्रावायलेट रेज को कौन रोकती है? ओजोन परत। ओजोन परत सूर्य से आने वाले हानिकारक किरणों को रोकती है। ओजोन परत से हम लोगों के बॉडी कैंसर ऐसा हो जाता ना, तो उससे सुरक्षा प्रदान जो हम लोग कहेंगे ओजोन है, ये हम लोगों का सुरक्षा कवच है। तो ओजोन परत दूसरा ऑप्शन, ओजोन परत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग हेडिंग क्या डालोगे? 10 का उत्तर 10 डालोगे, का डालोगे। 10 का इन्होंने कहा खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं? तो हेडिंग भी डालोगे आप लोग खाद्य श्रृंखला। देखो खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? जैसे जीव जंतु जो होते हैं ना, वो अपने भोजन के लिए एक जीव जंतुओं की जो भोजन की एक श्रृंखला होती है, उस भोजन की श्रृंखला को हम लोग खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला कहते हैं। जीव जंतुओं की जो भोजन की श्रृंखला होती है, उस भोजन की श्रृंखला को हम लोग आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग लेते हैं घास को टिड्डे खा जाते हैं। कौन? टिड्डे। और टिड्डे को मेढक, मेढक को सांप को बाज। ये है आहार श्रृंखला, इसे कहते हैं खाद्य श्रृंखला। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे भोजन की कड़ी को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसके बाद जनन स्वास्थ्य पर एक टिप्पणी लिखिए। तो 10 का खा, उत्तर 10 का खा। तो आप लिखोगे उत्तर 10 का खा, हेडिंग जनन स्वास्थ्य पर टिप्पणी लिखिए। देखो जनन स्वास्थ्य समथिंग 18 वर्ष की हर एक आयु के बच्चों को, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, उनको जनन स्वास्थ्य के बारे में आवश्यक ज्ञान कराना बहुत जरूरी है। हर स्कूलों में, हर विद्यालयों में जनन स्वास्थ्य का ज्ञान बच्चों को करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि 18 से 19 साल के बच्चों को जनन स्वास्थ्य के बारे में ज्ञान कराने से ये होता है कि ये लोग जनन स्वास्थ्य के बारे में जान जाते हैं, और जिससे हम लोग की जो ये हानि है, ये हानियां नहीं होती है। इसलिए जनन स्वास्थ्य का ज्ञान कराना बहुत जरूरी है।
ठीक है, जनरल स्वास्थ्य का ज्ञान कराना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें अपने परिवार नियोजन करने के लिए जनरल स्वास्थ्य का ज्ञान बच्चों को कराना चाहिए। ठीक है, पराग कोश का एक नामांकित चित्र बनाइए। तो उत्तर 10 का गा, उत्तर 10 का गा, उत्तर 10 और गा। हेडिंग क्या है? पराग कोश का नामांकित चित्र है। पराग कोश का नामांकित चित्र, नामांकित चित्र स्क्रीन पर देख लिया। पराग कोश का नामांकित चित्र 11 का का, उत्तर 11 का का। तो आप लोग डालोगे उत्तर 11 का। पुनरुद्ध भवन एवं मुकुलन में अंतर। तो पुनरुद्ध भवन एवं मुकुलन में अंतर। देखो, पुनरुद्ध भवन किसे कहते हैं? पुनरुद्ध भवन वह पुनरुद्ध भवन है। पुनरुद्ध भवन, भवन का मतलब शरीर, अपने शरीर का रुद्ध कर देना, काट कर। किसी भी जीव जंतु के शरीर के काट कर अगर नए जीव की उत्पत्ति होती है तो उसे हम लोग कहते हैं पुनरुद्ध भवन। किसी भी जीव की, जंतु की शरीर को काट कर अगर उससे नए जीव की उत्पत्ति होती है उसे पुनरुद्ध भवन कहते हैं। इसका सबसे अच्छा प्रैक्टिकल आपको बता दे। ठीक है, हाइड्रा तो है, हाइड्रा आपके बुकों में दिया गया है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, हमने इसका प्रैक्टिकल देखा है जोक में। जोक कभी भी अगर आप लोग शहर से बिलोंग करते हो तो कभी भी किसी गांव में चले जाना, इसका प्रैक्टिकल देख लेना। हम भी प्रैक्टिकल करने गए थे, हमने देखा इसका प्रैक्टिकल जोक के साथ। जोक को जब हमने देखा कि एक व्यक्ति ने उसको इस प्रकार से जोक होते हैं काले कलर के, हाँ, या कुछ लाल कलर के होते हैं, इसे ही इन्होंने 20 से काट दिया था। तो हमने देखा कि 20 से जब काटने पर 2 जोक बन गए, 2 जोक। इसका और एक मस्त प्रैक्टिकल देखा हमने कि इसको खींचने पर ये लंबे हो जाते हैं, शरीर से चिपकने पर चिपक जाते हैं। तो ये पुनरुद्ध भवन का एग्जाम्पल है। तो किसी भी जीव जंतु के शरीर को अगर 20 से काट दिया जाए, उससे अगर नए जीव की उत्पत्ति हो जाए, इसे कहते हैं पुनरुद्ध भवन। मुकुलन, ये भी अलैंगिक जनन की एक विधि है, अलैंगिक जनन की विधि है। मुकुलन में क्या होता है कि जैसे हाइड्रा प्लेनेरिया है, क्या करते हैं कि अपने ही शरीर से नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। पहले एक कली के रूप में बनेंगे, फिर ये कली धीरे धीरे बड़ी होगी, ठीक, और धीरे धीरे फिर ये शरीर से अलग हो जाती है। अलग होकर एक नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है, इसे कहते हैं मुकुलन। तो पुनरुद्ध भवन का मतलब है काट कर नए जीव की उत्पत्ति होना, और मुकुलन का मतलब होता है अपने शरीर से ही नए जीव की उत्पत्ति होना। ये हाइड्रा प्लेनेरिया में अधिक पाए जाते हैं। इसके बाद 11 का अथवा मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो मानव में लिंग निर्धारण, तो हेडिंग डालोगे आप लोग 11 का खा, उत्तर 11 और खा। खा है क्या? नहीं, खा नहीं है। 11 का अथवा है, 11 का का डालोगे, अथवा डालोगे। क्या है क्वेश्चन? मानव में लिंग निर्धारण। तो हेडिंग मानव में लिंग निर्धारण। देखो, मानव में लिंग निर्धारण जो है ना वो गुणसूत्रों से होती है। किससे होते हैं? गुणसूत्रों से। मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। पुरुष में भी 46 गुणसूत्र, स्त्री में भी 46 गुणसूत्र। गुणसूत्र जो है ये धागे नुमा होती है। उससे देखो, आपको बता दें इसका वर्णन कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले पुरुष के पास गुणसूत्र होते हैं एक्स और वाई। इसके बाद दोनों का कराया था संकरण, किसके साथ? स्त्री के साथ। इनका निषेचन, संकरण नहीं, हमने इस एक वीडियो में संकरण बताया था, आप लोग उसी की जगह निषेचन कर लेना, निषेचन, ठीक। वैसे पुष्प में हम लोग पुष्प के पौधों में संकरण कराते हैं और स्त्री पुरुष में निषेचन कराते हैं। तो इसमें स्त्री में गुणसूत्र होते हैं एक्स और यक्स। जब पुरुष का एक्स गुणसूत्र स्त्री की एक्स गुणसूत्र से निषेचन होता है इसका, तो उससे एक्स और यक्स अर्थात पुत्री उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? पुत्री। और जब इस पुरुष का वाई और स्त्री का यक्स गुणसूत्र का निषेचन होता है तो इससे उत्पन्न होता है पुत्र। इस प्रकार से लिंग निर्धारण को हम लोग लिंग निर्धारण करते हैं मानव में
इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, लिंग निर्धारण। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 11 का खा, परिवार नियोजन की विधियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, परिवार नियोजन विधियों का उल्लेख कीजिए। एक चीज का ध्यान रखना, इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम लोग और सॉल्व करके दे रहे हैं। इस वीडियो में जो मेंडल के वंशागत नियम की व्याख्या है, ये भी हम लोग इसी वीडियो में ही करने वाले हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने से पूछा था तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आया कि सर जी व्याख्या कर दीजिए। तो इस वीडियो में हम पूरा का पूरा एक्सप्लेन ही करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक बने रहे ना, क्योंकि इस मेंडल का जो संपूर्ण एक्सप्लेन है पूरा इस वीडियो में करने वाले हैं। 1:2:1 निकालना सिखाएंगे, 9:3:3:1 निकालना सिखाएंगे, आपको पूरा सिखाएंगे। तो पहले इतने का स्क्रीनशॉट तो लो पहले। देखिए जो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 11 का खा, 11 का खा में कह रहा है परिवार नियोजन की विधियों का उल्लेख कीजिए। तो आप लोग हेडिंग क्या डालोगे, परिवार नियोजन। ठीक, तो 11 का खा उत्तर 11 डालोगे, खा डालोगे और हेडिंग परिवार नियोजन, नियोजन लिखा है। ठीक, मत समझना यह है वो परिवार नियोजन की विधियों का उल्लेख कीजिए। तो परिवार नियोजन की विधियां, परिवार नियोजन की विधियां, परिवार नियोजन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार आपके एग्जाम के लिए। कई बार पूछा जा चुका है, हर बार पूछा जाता है लगभग, तो इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। परिवार नियोजन किसे कहते हैं, परिवार को सीमित रखना, परिवार को कम करना, परिवार नियोजन कहलाता है ना, सिंपल। परिवार नियोजन की विधियां इन्होंने पूछा, परिवार नियोजन नहीं पूछा। परिवार नियोजन की विधियों का उल्लेख कीजिए, तभी आपको 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर तभी मिलेगा जब आप 4 कम से क्वेश्चन है तो 3 से 4 विधियों का वर्णन करना आपको। तो देखो इसके आप लोग सबसे पहले एग्जाम में लिखोगे इसकी निम्न विधियां है, इसके निम्न विधियां है, इसके निम्न विधियां है। कौन कौन सी विधि, नंबर 1 अवरोधक विधि, नंबर 1 अवरोधक विधि। अवरोधक विधि, रोधक का मतलब है रोकना। इस विधि में पुरुष और स्त्रियों को आपस में मिलने से रोक दिया जाता है। इस विधि में पुरुष और स्त्री को आपस में मिलने से रोक दिया जाता है। इसके लिए पुरुष क्या यूज करते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हम लोग ऐसे डायरेक्टली बोल भी नहीं पाते हैं, उसको लिख देते हैं। पुरुष क्या यूज करते हैं, पुरुष इस चीज को यूज करते हैं। ठीक, पुरुष इस चीज को यूज करते हैं, तो जिससे कि इस चीज का यूज करके अगर संभोग किया जाए तो संतान की उत्पत्ति नहीं होती है। अगर पुरुष इस चीज का यूज नहीं कर रहे हैं तो देखो इसके लिए सर्वाइकल का यूज करते हैं स्त्री, स्त्री यूज करती है सर्वाइकल। ठीक, सर्वाइकल इस विधि में, इस मेथड में। तो अवरोधक विधि क्या है, अवरोधक विधि वह विधि है जिसे पुरुष और स्त्री को आपस में मिलने से रोक दिया जाता है। स्त्री और पुरुष आपस में मिलते हैं तो पुरुष इस चीज का यूज करते हैं जिससे संतान की उत्पत्ति नहीं होती है, भौतिक विधि है। और स्त्री सर्वाइकल का यूज करती है जिससे संतान की उत्पत्ति होने का भय नहीं रहता है, यह भौतिक विधि है। दूसरा नंबर आपके पास, दूसरा नंबर आप लोग लिखोगे रासायनिक विधि, रासायनिक विधि। दूसरा विधि क्या है आपके पास, रासायनिक विधि। अब ध्यान देना, रासायनिक विधि में क्या होता है कि इस विधि में कुछ गोलियां आती है, उन गोलियों को पुरुष ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के बाद जब निषेचन करते हैं, संभोग करते हैं, तो इससे भी संतान की उत्पत्ति नहीं होती है। और कुछ लोग कुछ क्रीम वगैरह भी आते हैं, इसका भी स्त्री के जनन तंत्र में लगाकर संभोग किया जाता है, तो उससे भी संतान की उत्पत्ति होने का भय नहीं रहता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, इस विधि में संतान कभी ना उत्पत्ति होने का भय हो जाता है फिर इस विधि में। इसलिए इस मेथड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कुछ भी मार्केट से बिना डॉक्टर के सलाह परामर्श के इन विधियों के जो गोलियां वगैरह आती है उसको नहीं खाना चाहिए। ठीक है, उसको नहीं लेनी चाहिए। इसके बाद तीसरा हेडिंग हमको लिख के दिखाते हैं, तीसरा हेडिंग लिख के दिखाते हैं, पढ़ नहीं रहे हम,
ठीक, पढ़ नहीं रहे हम लोग तो लिख के बताते हैं आपको। इसका प्रयोग देखो, ये क्या होता है, इसका उपयोग स्त्रियां करती है किसके रूप में, कॉपर टी के रूप में। किसके रूप में, कॉपर टी में। इसमें अच्छे डॉक्टरों की सलाह लेनी चाहिए, अच्छे नर्स की सलाह लेनी चाहिए, जो नर्स कुछ काबिल भी हो। हर नर्स काबिल नहीं होते, हम जानते हैं, हर नर्स काबिल नहीं होती है। वह नर्स जो परिशिक्षित भी हो, पढ़ी लिखी हो ठीक ठाक, ये नहीं कि कुछ ही क्लास पढ़कर मान लो नॉर्मल है और नर्स बन गई, ऐसा नहीं। अच्छे नर्स अच्छे डॉक्टरों से सलाह लेकर स्त्री को कॉपर टी का प्रयोग करना चाहिए, कॉपर टी का प्रयोग करना चाहिए। इससे भी बहुत सारे रोग हो जाते हैं, इससे भी संतान ना उत्पत्ति होने का भय हो जाते हैं। क्योंकि हम कोई स्त्रियां क्या करती है कि ऐसे ही नर्स की सलाह ले लेती है, और सभी नर्स काबिल नहीं होते हैं, सभी नर्स को ये सब के बारे में पता नहीं होती है, और वो जानकारी दे देते हैं, प्रयोग करवा देते हैं, और इसमें भी संतान ना उत्पत्ति होने का भय हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो 3 हो गए ना। एक आपको और एक बता देते हैं स्थायी विधि में, शल्य चिकित्सा, ये स्थायी विधि है। शल्य चिकित्सा, शल्य का मतलब जानते हो ऑपरेशन, शल्य का मतलब ऑपरेशन। इसमें पुरुष के शुक्र वाहिका को, शुक्र नलिका को काट कर बांध दिया जाता है, पुरुष के शुक्र नलिका को काट कर बांध दिया जाता है, जिससे भी संतान की उत्पत्ति होने का भय नहीं होता है। स्त्री में पुरुष के शल्य चिकित्सा मतलब ऑपरेशन, तो पुरुष के शुक्र वाहिका को शुक्र नलिका को काट कर बांध दिया जाता है। और महिलाओं में फैलोपियम नलिकाओं को काट कर बांध दिया जाता है, जिससे संतान की उत्पत्ति होने का भय नहीं होता है। ये था आपके पास परिवार नियोजन की विधियां। आंसर आपको मिल गया। इसके बाद 11 का खा, आहार नाल, मनुष्य के आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए। केवल नामांकित चित्र बनाना, इस बारे में समझा नहीं है। आहार नाल के बारे में जो चित्र देखो स्क्रीन पर अपने, तो आहार नाल के बारे में कई बार हमने आपको समझाया है, कई बार समझाया ना, आहार नाल पाचन क्रिया वाले। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, उत्सर्जन को परिभाषित करते हुए एक वृक्काणु की संरचना का वर्णन कीजिए। उत्सर्जन को परिभाषित करना है और वृक्काणु की संरचना का वर्णन करना है। तो वृक्काणु, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग क्या डालोगे, उत्तर क्या, उत्तर कौन सा है, उत्तर 12। हेडिंग क्या डालोगे, उत्सर्जन, उत्सर्जन। ठीक, उत्सर्जन का मतलब क्या है, वह पदार्थ जो हमारे शरीर से हम लोग त्याग देते हैं, उस क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। जैसे हम लोग मूत्र विसर्जन करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, मूत्र विसर्जन करते हैं। यह एक कौन सी विधि है, यह उत्सर्जन की विधि है। इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, तो उत्सर्जन किसे कहते हैं, शरीर में जो भी उपापचय क्रियाएं होती है, जो शरीर से हम लोग बाहर निकाल देते हैं, त्याग देते हैं, उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। इसमें उन्होंने कहा है वृक्काणु की संरचना का वर्णन कीजिए। वृक्काणु की संरचना, तो आप लोग क्या डालोगे, हेडिंग वृक्काणु संरचना। चित्र आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख लेना, ठीक है। वृक्काणु की संरचना का वर्णन, देखो वृक्काणु की संरचना का वर्णन चित्र में देखते रहना और हम आपको समझाते रहेंगे। देखो वृक्क के मध्य भाग में लगभग खोखला, देख रहे हो ना वृक्क, अब वृक्क देखिए, तो वृक्क के मध्य भाग में लगभग खोखला कीप के आकार का भाग होता है ना, देखो कीप के आकार का भाग, इसे हम लोग इसे पेल्विस कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पेल्विस। यही भाग सकरा होकर वृक्क से मूत्र नलिका में खुलता है। यही भाग, जिस भाग को हम दिखा रहे हैं आपको, देखो जरा इस भाग को, यही भाग खुलता है। और वृक्क की बाहरी भाग बलकुट तथा भीतरी भाग मेडुला कहलाता है। ये वृक्क में असंख्य अत्यंत कुंडलित तथा लंबी नलिकाएं होती है। देखो ये नलिका, ये इस नलिका को देखिए, इन्हें वृक्क नलिकाएं कहते हैं, इन्हें कहते हैं वृक्क नलिका। और वृक्क की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई होती है, यही इकाई होती है, यहीं पे मूत्र छनकर जाती है, इसी से मूत्र निकलती है, शरीर से बाहर निकलता है मूत्र। वृक्क की नलिकाएं एक बड़ी संग्रह नलिका में खुलती है, यही नलिका खुलती है। समझ में आया ना आप लोग,
इस तो वृक्क के बारे में बताया भी था उन्हें। ये जो कुंडलित नलिकाएं होती है ना, यही इसे वृक्काणु कहते हैं। ये जो नलिका है, एक हर एक वृक्क में बहुत सारे अणु होते हैं, उससे हम लोग कहते हैं वृक्काणु। और यही कीप के आकार की होती है, मतलब एक कप के आकार की होती है। वहां पर मूत्र छन कर एकत्रित होती है और शरीर से फिर बाहर निकलती है। मूत्र का शरीर से बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। या तो अगर ये पसंद नहीं आया, आपको पसंद नहीं आ रहा एग्जाम में, तो आपको इसके लिए मेंडल का नियम कर सकते हो। उत्तर 12 बहुत ज्यादा से ज्यादा कमेंट आ रहा था, सर जी इसको तो आप व्याख्या कर दी, छोड़िए मत। तो मेंडल के वंशागत नियमों की व्याख्या कीजिए। 7 नंबर है तो पूरा व्याख्या करना है। तो हम लिखेंगे मेंडल के वंशागति नियम। मेंडल के वंशागति नियम, देखिए हेडिंग क्या है, मेंडल के वंशागति नियम। सबसे पहले तो आप लोगों को एक चीज को याद रखना है, मेंडल ने किस पर प्रयोग किया था। मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया था? मटर के पौधों पर। मेंडल के बारे में आपको बता दे कि मेंडल बहुत पहले, बहुत ज्यादा समय भी नहीं हुआ कि इसको फेमस होते हुए, ठीक, बहुत ज्यादा समय भी नहीं हुआ इसको फेमस होती है। रीजन ये था कि मेंडल जो अपना नियम है, इन्होंने क्या किया था कि सांख्यिकी की बुक में इन्होंने अपना नियम दे दिया था, लिख दिया था। मेंडल ने बहुत पहले इन्होंने अपना प्रयोग किया था। प्रयोग करने के बाद क्या हुआ कि इनके नियमों का ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा हुआ कि इन्होंने अपने नियम को सांख्यिकी की पुस्तक में लिख के रखा था इन्होंने। और सांख्यिकी पुस्तक का मतलब हो गया गणित की बुक में, सांख्य मतलब जिसमें संख्या, गणित की बुक में। तो ज्यादा साइंटिस्टों के बारे में, इनके बारे में नहीं पता था। फिर एक दिन क्या हुआ कि कुछ, जैसे नहीं हम लोग हर किताब को पढ़ना पसंद करते हैं, जैसे मान लो कि हम बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं तो हमें थोड़ा बहुत मैथ देखने में कभी पलट करते हैं। तो ऐसे एक साइंटिस्ट ने क्या किया, एक दिन इनकी सांख्यिकी पुस्तक को ऐसे चेक कर रहे थे, देख रहे थे, ऐसे मन हुआ उनको लेबोरेटरी में, तो चेक कर रहे थे लाइब्रेरी में। तो चेक करते करते मेंडल का नियम मिला उन्हें बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने ही इनका प्रसार प्रचार करवाया। किनका? मेंडल के नियम का प्रसार प्रचार करवाया। फिर धीरे धीरे मेंडल का नियम ऐसा होता गया कि मेंडल धीरे धीरे इतना फेमस होते गए हैं कि ये आनुवंशिक के जनक बन गए। ये आनुवंशिक के जनक बन गए। फिर से हम लोग जानते हैं कि आनुवंशिक के जनक कौन है? G.J. मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को हम लोग क्या कहते हैं? आनुवंशिक के जनक। आनुवंशिक के जनक पूछा जाता है, आनुवंशिकता के जनक कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। इसके बारे में और क्या बता दें कि इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। मटर के उद्यान मटर, कौन सा मटर? उद्यान मटर। मटर के पौधे पर ही प्रयोग क्यों किया इन्होंने? सेम फली इसकी पौधे पर प्रयोग क्यों नहीं किया? मटर के पौधे पर प्रयोग करने का रीजन इनका ये था कि मटर एक वर्षीय पौधा था। एक साल में इसको हम उगा सकते थे, तो एक साल में फटाफट प्रैक्टिकल कर सकते थे। और ऐसे अगर पौधे का प्रयोग करेंगे, ऐसे और दूसरे पौधे का प्रयोग करता तो हो सकता उसमें समय लग सकता था। तो मटर जो है एक वर्षीय पौधा है, हर वर्ष हर महीने इसको उगा सकते हैं। इसलिए मेंडल ने सोचा कि क्यों ना इसी से ही प्रयोग किया जाए, तो हम लोग फटाफट प्रैक्टिकल कर सकते इसका। तो मेंडल ने उद्यान मटर का प्रयोग किया था, उद्यान मटर का एक्सपेरिमेंट किया था, जिनमें एक्सपेरिमेंट में ये सफल भी हो गए, सफल भी हो गए। अब देखो मेंडल के इन्होंने सबसे पहला प्रभाविता का नियम दिया। मेंडल ने सबसे पहले किसका नियम दिया? प्रभाविता का नियम। मेंडल ने किसका नियम दिया? प्रभाविता का नियम। मेंडल का प्रभाविता का नियम क्या है? तो आंसर जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोग आंसर को अच्छे से लिख लीजिएगा। यहाँ पर हम समझा रहे हैं, आप लोग सोच रहे हो कि सर जी आप आंसर प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तो आंसर प्रोवाइड है डिस्क्रिप्शन में। बहुत से लोग कहते हैं सर जी पीडीएफ प्रोवाइड कीजिए। पीडीएफ तो प्रोवाइड है आप लोगों के पास, पीडीएफ भी तो प्रोवाइड करवा दिया हमने। इसके अलावा आंसर भी प्रोवाइड है, जिसके पास जिनको पीडीएफ नहीं मिला तो उनको आंसर डिस्क्रिप्शन में है, तो डिस्क्रिप्शन में आंसर देख लीजिए। इसमें क्या है? देखो प्रभाविता का नियम, इस नियम के अनुसार क्या हुआ कि अच्छा, जो लक्षण मेंडल ने क्या किया कि शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे के बीच संकरण कराया। शुद्ध लंबे पौधे, शुद्ध बौने पौधे के बीच जब संकरण कराया तो इनसे उन्होंने देखा कि लंबे पौधे बने, लेकिन संकर लंबे थे, शुद्ध लंबे नहीं थे, संकर लंबे थे। तो उस लंबे पौधे को उन्होंने कहा प्रभावी, और जो नहीं दिखे उनको उन्होंने कहा अप्रभावी।
तो प्रभाविता का नियम क्या है? तो जो शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने के बीच संकरण कराया, जैसे आपको दिखाते हैं, शुद्ध लंबे कैपिटल टी कैपिटल को शुद्ध लंबे कहेंगे, स्मॉल टी को संकर नहीं शुद्ध बौने कहेंगे। इनके बीच जब संकरण कराया तो इनसे उत्पत्ति हुई है, ये संकर लंबे, ये संकर लंबे। तो ये कैसे लंबे थे? ये थे संकर लंबे। संकर का मतलब जानते हो ना, हाइब्रिड, ना तो ज्यादा लंबे ना ज्यादा बौने, संकर लंबे थे। तो इन्होंने कहा, मेंडल ने कहा कि जो शुद्ध लंबे पौधे, लंबे जो है, लंबेपन का जो गुण है ये प्रभावी है, क्योंकि यही दिखे तो इससे इन्होंने क्या कहा? प्रभावी। तो मेंडल के प्रभाविता का नियम क्या है? मेंडल ने जब शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे का संकरण कराया तो संकर लंबे पौधे बने। इसका अर्थ है कि लंबे पौधे प्रभावी है, बौने पौधे अप्रभावी है। मेंडल ने ये नियम दिया प्रभाविता के नियम में। ठीक, इसके बाद पृथक्करण का नियम दिया इन्होंने। कौन सा नियम दिया? पृथक्करण का नियम। दूसरा नंबर जो है, इन्होंने कौन सा नियम दिया? पृथक्करण का नियम। ठीक, देखो पृथक्करण का नियम क्या है? पृथक्करण का नियम दिया इन्होंने। पृथक्करण का नियम का मतलब तो जान रहे हो ना आप लोग। पृथक्करण का नियम का मतलब क्या होता है? अलग अलग करना। पृथक्करण का नियम क्या है? अलग अलग करना। ध्यान देना, मेंडल के इस नियम के अनुसार, कौन से नियम के अनुसार? पृथक्करण के नियम के अनुसार, यानी कारक का मतलब जीन का मतलब एक इकाई, डीएनए के एक इकाई को जीन कहते हैं या कारक कहते हैं। डीएनए के, इसे हमारा शरीर, पूरा शरीर किससे निर्माण हुआ है? कोशिकाओं से निर्माण हुआ ना, तो एक कोशिका को कारक कहेंगे। उसी प्रकार डीएनए का निर्माण किससे हुआ है? जीन से हुआ ना, कारक से हुआ ना, तो पूरे डीएनए को, पूरे आनुवंशिक पदार्थ कौन? डीएनए तो है, तो पूरे डीएनए किससे मिलकर बना है? जीन से। उस जीन को क्या कहते हैं? कारक। तो ध्यान देना, मेंडल ने इस नियम में जो जीन कारक निर्माण के समय, जो जीन है यानी कारक है, वो निर्माण के समय एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मेंडल ने ये बताया, सही बताया, मजा भी आया सभी लोगों को। पृथक हो जाते हैं, इसे ही उन्होंने कहा पृथक्करण का नियम। मेंडल ने ये इस नियम के अनुसार ये किया कि जब मेंडल के इस नियम के अनुसार जब उन्होंने ये कहा कि जो जीन है, जीन जब निर्माण होते हैं, जीन का जब निर्माण होता है तो उस समय जीन अलग अलग हो जाते हैं। जीन जो है निर्माण के समय, युग्मक के समय अलग अलग हो जाते हैं। इन्हें उन्होंने क्या कहा? पृथक्करण का नियम। देखो पृथक्करण के नियम के अनुसार आपको बताते हैं। देखो एग्जाम्पल में हम लोग इन्होंने दोबारा फिर संकरण कराया। इसको संकर लंबे जो बने, संकर लंबे, इनके बीच फिर इन्होंने संकरण कराया। तो संकरण के दौरान ये बना संकर लंबे, ठीक, ये बना शुद्ध लंबे, ये बना शुद्ध बौने, और इसका इससे भी, इसका इससे हुआ और इसका इससे नहीं हुआ अभी तक, तो इसका इससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा संकर लंबे। ठीक, क्या हो जाएगा? संकर लंबे। यहां पर कैपिटल टी है ये। अब ध्यान, तो इन्होंने कहा कि जीन जो है युग्मक के निर्माण के समय जीन जो है अलग अलग होता है, इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। तो इन्होंने इनको जीन कहा, इनको कारक कहा, और ये कारक युग्मक के समय अलग अलग हो जाते हैं। तो इनका रेशियो क्या बना? इनका रेशियो जरा देखिए, ये 1 रेशियो 2 रेशियो 1। इसका मतलब है एक शुद्ध लंबे थे, 2 संकर लंबे थे, 1 शुद्ध बौने थे। इनका ये संकरण था। 1 रेशियो 2 रेशियो 1 का रेशियो का मतलब ये है। इसके बाद इन्होंने कराया द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण मेंडल ने इतने का शॉर्ट कर लेना दोस्तों भी, हाँ हम इतने को रेस कर देंगे। द्विसंकर संकरण मेंडल ने अब क्या किया? द्विसंकर संकरण
इस नियम में दो दो लक्षण वाले गुणों का इन्होंने संकरण कराया। दो दो लक्षण वाले मतलब देखो, कैपिटल आर कैपिटल टी इनका संकरण कराया। कैपिटल आर कैपिटल टी, स्मॉल आर स्मॉल टी, मतलब ये शुद्ध गोल, रोल और टॉल, रिंकल टॉल, ठीक। ये रोल मतलब गोल, और ये रिंकल मतलब झुर्रीदार। तो शुद्ध लंबे और गोल बीज के साथ शुद्ध बौने और झुर्रीदार बीज के बीच संकरण कराया। तो इनके बीच इन्होंने क्या पाया? इनके बीच जब संकरण कराया तो इन्हें क्या मिला? तो ध्यान रखना, इन्होंने जब इसके बीच संकरण कराया तो इतने का शॉर्ट कर लो, जरा इतने का शॉर्ट कर लो, कर लिया ना शॉर्ट आप लोगों ने। अब देखो, इसका जब इन्होंने द्विसंकर संकरण कराया, ये गोल लंबे बीज, ये झुर्रीदार बौने बीज, ठीक। इनके बीच जब संकरण कराया, देखो इसका संकरण कराया तो कैपिटल आर, समझना, ये मिला। ऐसा करो, पहले इससे कोई एक टी से संकरण करोगे तो आर टी मिलेगा, इससे इसको करोगे या इससे इसको करोगे तो भी आर टी मिलेगा। अब इससे समझना आप लोग, कोई एक टी से करोगे, बात तो की है ना, तो टी आर मिलेगा या आर टी मिलेगा। हमने क्या लिखा वहां पे? आर टी लिखा, तो आर टी करते हैं, आर टी, ठीक। ये दोनों पर्याप्त हुआ हमें। देखो आर, ये मिला हमें आर स्मॉल टी। अब देखो, एक तुम्हारे पास ये आर टी है, समझना, फिर इन दोनों आर में से किसी का भी प्रयोग करवा दो, बात एक ही है। आर टी बना, इसका संकरण करेंगे तो आर बनेगा, इसका और इसका संकरण करेंगे तो टी बनेगा। क्या बनेगा? टी बनेगा, ठीक। तो इसका हम लोग यहां पर जो है क्या दिखा रहे हैं? यहां पर दिखा रहे हैं कि इसका द्विसंकरण संकरण, फिर से इन्होंने इसका संकरण कराया, फिर से दोबारा इन सबका, इनसे बनने वाले जो जीन है, कारक है, इनका फिर से उन्होंने संकरण कराया, स्वपरागण करा दिया। स्वपरागण कराने से क्या मिला? समझना, ध्यान देना। इसका कैपिटल आर इन दोनों का संकरण होगा तो क्या बनेगा? कैपिटल आर कैपिटल टी। इन दोनों का संकरण करोगे तो कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी। इन दोनों का संकरण कराओगे, कैपिटल आर कैपिटल टी। इन दोनों का संकरण कराओगे तो कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। इन दोनों का संकरण कराओगे तो कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी। इन दोनों का संकरण कराओगे तो कैपिटल आर स्मॉल टी। तो इन दोनों का संकरण कराओगे तो कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल टी। इन दोनों का संकरण कराओगे तो कैपिटल आर कैपिटल टी, कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर नहीं स्मॉल आर कैपिटल टी। इन दोनों का संकरण से ये बनेगा आपके पास, ठीक। इन दोनों के संकरण से कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो, इन दोनों के संकरण से कैपिटल आर स्मॉल टी। इन दोनों के संकरण से स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी। इन दोनों के संकरण से स्मॉल आर स्मॉल टी, ठीक है। अब देखो, इसको हम लोग कहेंगे गोल और लंबे, शुद्ध लंबे है। इसको हम लोग कहेंगे गोल और लंबे, लेकिन ये संकर लंबे है और शुद्ध गोल है। इसे भी हम लोग कहेंगे गोल और लंबे, इसे भी हम लोग कहेंगे गोल और लंबे, लेकिन ये है संकर वाले में, ठीक। इसमें संकर गोल, ये संकर में है और ये शुद्ध में है। इसके बाद ये भी तुम्हारे पास गोल बौने,
फिर ये गोल लंबे, गोल बौने, गोल लंबे, गोल लंबे, और ये झुर्रीदार और लंबे, ये झुर्रीदार और लंबे, ये गोल लंबे, गोल बौने, और ये झुर्रीदार लंबे, और ये झुर्रीदार बौने। अब इनका जरा गिनो, गोल वाले जरा गिनो। गोल वाले 1, गोल लंबे 2, गोल लंबे 3, गोल लंबे 4, गोल लंबे 5, गोल लंबे 6, गोल लंबे 7, गोल लंबे 8, फिर गोल लंबे 9। बस, तो इसका रेशियो क्या बना? 9 रेशियो बना। इसका रेशियो क्या बना? 9 रेशियो बना। अब बीच गोल बौने वाला देखो जरा, गोल बौने, गोल और बौने, इस लाइन को पूरा क्लियर। गोल बौना 1, गोल बौना 2, ठीक, गोल बौना 1, गोल बौना 2, और गोल बौना 3। इसको 1 करो, इसको 2 करो, इसको 3 करो, तो इसको रेशियो बना 3। इसका रेशियो क्या बना? 3, ठीक। गोल बौने का रेशियो क्या बन गया? 3। अब देखो जरा झुर्रीदार लंबे, झुर्रीदार लंबे, झुर्रीदार लंबे, ये लाइन कवर, ये लाइन कवर। झुर्रीदार लंबे 1, झुर्रीदार लंबे 2, झुर्रीदार लंबे 3, तो इसका रेशियो बना 3। इसका रेशियो बना 3। और झुर्रीदार बौने केवल 1 है, तो इसका रेशियो बना 1। इस प्रकार से ये बनता है 9 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1, 9 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1। ये आपका द्विसंकर संकरण। तो ये था मेंडल का वंशागति नियम, मेंडल का वंशागति नियम। इसके बाद इसी में ही आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम आ जाता है। स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में 2 वंशागत लक्षणों के बीच संकरण कराया जाता है। जब संकरण कराया था तो युग्मक के निर्माण के समय क्या होता है कि दोनों कारकों का पृथक्करण जो है एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। यही है स्वतंत्र अपव्यूहन का भी नियम, ठीक। तो मजा आया ना आप लोगों को मेंडल के वंशागति नियम में भी। तो दोस्तों सेट तो हम लोगों ने 5 भी खत्म कर लिया। तो मिलते दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वीडियो का आनंद लेते रहिए। लीजिए अब इतनी का स्क्रीनशॉट।